जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा है ही नहीं और उसकी जगह आपका लगाया हुआ समय, वही आपकी असली दौलत है, आपकी मुद्रा। नेपाल से एक ऐसा ही चौंकाने वाला कह सकते क्रांतिकारी आर्थिक विचार उभर रहा है। एक ऐसा प्रस्ताव जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। नमस्कार, और आज हम परमेंद्र कुमार भगत की किताब नेपाल एक नई आर्थिक युग का विश्वगुरु के कुछ अंशों में दिए गए एक बेहद दिलचस्प विचार पर गहराई से बात करेंगे। ये है कल्कीस्ट मैनिफेस्टो, नेपाल के लिए एक समय आधारित अर्थव्यवस्था का खाका। और इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू, हर काम का मूल्य बराबर, चाहे वो घर का काम हो, खेती हो या सर्जरी। हर घंटे के काम का मतलब होगा 1 घंटा क्रेडिट। सोचिए जरा, लेकिन ये सिर्फ अर्थव्यवस्था बदलने की बात नहीं है, है ना? इसके पीछे एक बड़ी दार्शनिक सोच भी है। हिंदू मान्यता के कलियुग यानी नैतिक पतन के युग को खत्म कर एक नए संतुलित युग सतयुग की शुरुआत करना। तो चलिए इसे खोलते हैं, समझते हैं ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इसकी सोच क्या है और इसके असल दुनिया में क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये मौजूदा आर्थिक ढांचों की किन कमियों पर निशाना साधता है और क्या इसे लागू करना वाकई संभव है। ये अर्थव्यवस्था की बुनियादी समझ पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है असल में। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस क्रांतिकारी विचार को हवा में समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस जमीन से उपज रहा है। मतलब नेपाल की मौजूदा आर्थिक हकीकत क्या है, थोड़ी पृष्ठभूमि दें। हाँ जरूर। देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, नेपाल एक स्थलरुद्ध हिमालयी देश है। अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि पर टिकी है, जहां करीब 65% आबादी लगी है। लेकिन पुरानी तकनीकें और सीमित साधनों की वजह से उत्पादकता वो ज्यादा नहीं है। पर्यटन और विदेशों से आने वाला पैसा, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो जीडीपी का करीब 30% है। तो वो बहुत अहम है। पर चुनौतियां भी बड़ी हैं। राजनीतिक अस्थिरता है, कमजोर बुनियादी ढांचा है और गरीबी। 2019 में करीब 18.7% लोग बेहद गरीब थे। ऊपर से कोविड-19 ने पर्यटन और बाहर से आने वाले पैसे पर, आप समझ सकती हैं, गहरी चोट की। तो ये है वो मुश्किल पृष्ठभूमि जहां से कल्कीज मैनिफेस्टो एक विकल्प के तौर पर सामने आता है। तो इसका मूल विचार क्या है? समय ही मुद्रा है। ये सुनने में जितना सरल लगता है, क्या उतना ही सरल है? विचार सुनने में सरल है, पर इसके निहितार्थ वो बहुत गहरे हैं। मूल बात यही है, हर नागरिक के पास काम होगा, एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक एम्प्लॉयमेंट जैसा, और हर काम के लिए भुगतान पैसे में नहीं बल्कि समय में होगा, घंटों, मिनटों, सेकंडों में। सरकार एक डिजिटल सिस्टम से इसे मैनेज करेगी। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है, हर काम का बराबर मूल्य, मतलब 1 घंटे खेत में काम करने वाले किसान को उतना ही समय क्रेडिट मिलेगा जितना 1 घंटे जटिल ऑपरेशन करने वाले सर्जन को? ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल उलट है। क्या ये व्यवहारिक है? यही इस मैनिफेस्टो का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादास्पद पहलू है। ये कहता है, हाँ, हर इंसान का लगाया गया 1 घंटा बराबर मूल्य रखता है, चाहे वो किसी भी काम में लगा हो। ये सिर्फ आर्थिक बराबरी लाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिक मान्यता से जुड़ा है। अच्छा, और वो दार्शनिक मान्यता क्या है? आपने कलयुग का जिक्र किया था। हाँ, ये जुड़ा है कलयुग की समाप्ति और कल्कि अवतार के आगमन की अवधारणा से। मैनिफेस्टो का तर्क है कि मौजूदा आर्थिक प्रणालियों में जो भारी असमानता, लालच और नैतिक पतन है, वही कलयुग के लक्षण हैं। तो ये नई समतावादी प्रणाली, जहां हर श्रम का सम्मान है, उस सतयुग यानी संतुलन और धर्म की युग की नींव रखेगी, जिसका वादा कल्कि अवतार से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि इसके लेखक जे शाह हैं और काठमांडू के अर्थशास्त्री उमाशंकर शाह ने इसमें उनकी मदद की है। दिलचस्प कनेक्शन है। लेकिन दुनिया में पहले से ही पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे सिस्टम मौजूद हैं। ये मैनिफेस्टो क्यों कहता है कि ये सब नाकाम हो गए हैं और हमें एक बिल्कुल नए मॉडल की जरूरत है? संक्षेप में बताएं तो इन मौजूदा सिस्टम्स की मुख्य असफलताएं क्या हैं जिनके जवाब में ये मैनिफेस्टो आया? देखिए, स्रोत इन तीनों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सार ये है, साम्यवाद जैसे सोवियत संघ में समानता के लक्ष्य में केंद्रीकरण अक्षमता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन में फंस गया, विफल रहा। ठीक है। समाजवाद के मिले जुले नतीजे रहे। कहीं जैसे नॉर्डिक देश इसने कल्याणकारी राज्य बनाए, तो कहीं जैसे वेनेजुएला का उदाहरण स्रोत देता है,
कुप्रबंधन और अस्थिरता आई। और पूंजीवाद जैसे अमेरिका, इसने तरक्की तो दी, लेकिन भारी आय असमानता, पर्यावरण की बड़ी कीमत जैसे ग्लोबल वार्मिंग और बार बार आने वाले वित्तीय संकट 2008 याद ही होगा, ये इसकी बड़ी समस्याएं हैं। तो निचोड़ ये कि कोई भी मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से समानता, स्थिरता और पर्यावरण संतुलन, इन तीनों मोर्चों पर सफल नहीं हो पाया है। स्रोत का मुख्य तर्क यही है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इन रास्तों से हटकर कुछ बुनियादी तौर पर अलग सोचना होगा। और यही कल के इस मैनिफेस्टो आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। आपने कहा काम के घंटे डिजिटल क्रेडिट बन जाते हैं, हर काम बराबर है, सरकार इसे मैनेज करेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए मुझे रोटी खरीदनी है या डॉक्टर के पास जाना है। इसका आधार होगा कि किसी चीज को बनाने या सेवा देने में औसतन कितना समय लगता है। ये महत्वपूर्ण है, औसत समय। स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं समझने के लिए। मान लीजिए एक पाव रोटी बनाने में खेत से दुकान तक औसतन 1 घंटा लगता है, तो उसकी कीमत होगी बराबर 1 घंटा क्रेडिट। अच्छा। या 1 लीटर दूध शायद 30 मिनट क्रेडिट। डॉक्टर से 30 मिनट की सलाह ली तो आपके खाते से 30 मिनट क्रेडिट कट गए। और घर का किराया या कोई बड़ी चीज जैसे फोन? हाँ, घर का किराया, ये उसके निर्माण और रख रखाव में लगे कुल समय पर आधारित होगा। शायद महीने का 10 घंटे क्रेडिट। उदाहरण के तौर पर एक स्मार्टफोन जिसमें रिसर्च से लेकर उत्पादन तक का समय शामिल है, मान लीजिए 50 घंटे क्रेडिट। बस यात्रा शायद 15 मिनट क्रेडिट। ये वाकई बिल्कुल अलग सोच है। यहाँ बाजार या मुनाफा नहीं, बल्कि उत्पादन में लगा समय मूल्य तय कर रहा है। इस प्रणाली के बड़े वादे या लक्ष्य क्या हैं? ये हासिल क्या करना चाहती है? इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वाकांक्षी। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक और लैंगिक समानता। सबसे बड़ा असर शायद घरेलू काम पर पड़ेगा। वो काम जो पारंपरिक रूप से महिलाएं करती हैं और जिसका अक्सर कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। बिल्कुल, उसे भी बराबर समय क्रेडिट मिलेगा। स्रोत में सीता, माया, रेखा जैसी महिलाओं की काल्पनिक कहानियां हैं कि कैसे इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी और सामाजिक सम्मान मिल सकता है। ये सीधे सीधे लैंगिक असमानता पर चोट है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा हो पाए। और दूसरा लक्ष्य? दूसरा है तकनीकी बेरोजगारी का डर खत्म करना। आजकल एआई और रोबोट की बहुत बात होती है, नौकरियां जाने का डर है। इस सिस्टम में क्योंकि रोजगार की गारंटी है और हर काम का मूल्य है, टेक्नोलॉजी उत्पादकता बढ़ाने का साधन बनेगी, लोगों को हटाने का नहीं। लोगों को नए हुनर सिखाने, मतलब रिस्किलिंग पर जोर होगा। स्रोत तो उत्पादकता में कैम्ब्रियन विस्फोट की बात करते हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट का मतलब अचानक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। हाँ, जैसे जीवन में अचानक विविधता आई थी, वैसी उत्पादकता में अभूतपूर्व उछाल आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। तीसरा लक्ष्य है पर्यावरणीय स्थिरता। जब सिस्टम का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जरूरतें पूरी करना है, तो संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल का दबाव कम होगा, टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिलेगा। और चौथा है सामाजिक न्याय। जब सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी और सबके पास काम होगा, तो समाज ज्यादा जुड़ा हुआ और कम असमान होगा, ऐसा दावा है। किताब का शीर्षक है नेपाल विश्व गुरु। ये एक छोटे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी बात लगती है। क्या ये विचार नेपाल को दुनिया का नेता बना सकता है? ये कैसे संभव है? हाँ, यहाँ महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। सोच ये है कि अगर नेपाल इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाता है, तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। एक ऐसा मॉडल जो आज की बड़ी समस्याओं, असमानता, लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण संकट का हल पेश करता हो। मतलब एक तरह से प्रेरणा स्रोत। बिल्कुल। अगर ये नेपाल में काम कर गया, तो ये दूसरे देशों को भी अपने आर्थिक मॉडल पर सोचने को मजबूर कर सकता है। ये दुनिया की सोच को मुनाफे से हटाकर इंसान और कल्याण पर केंद्रित कर सकता है। इस महीने में ये सार्वभौमिक समृद्धि का रास्ता दिखाकर नेपाल को विश्व गुरु बना सकता है। ये एक बेहद आशावादी नजरिया है। आशावादी तो है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? सुनने में ये थोड़ा यूटोपिया जैसा लगता है। इसे लागू करने में क्या वास्तविक चुनौतियां होंगी? यहाँ पे जमीन से जुड़ी बात करनी होगी। बिल्कुल, और स्रोत भी इन चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ते। ये राह फूलों की नहीं है, जाहिर है। कई बड़ी बाधाएं हैं। पहली तो है कार्यान्वयन की जटिलता। जरा सोचिए, अरबों समय क्रेडिट के लेन देन के लिए एक सुरक्षित, मजबूत डिजिटल सिस्टम बनाना और चलाना कितना मुश्किल होगा। कीमतों का निर्धारण कैसे होगा? कौन करेगा? इतने बड़े डेटा को कौन और कैसे संभालेगा? ये एक बहुत बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक पहाड़ है। हाँ, ये तो है। और लोगों का क्या?
समाज का वही दूसरी बड़ी चुनौती है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिरोध। सदियों से पैसे में सोचने की आदत को बदलना ये बहुत मुश्किल है। क्या लोग वाकई मानेंगे कि हर काम बराबर है? जिनके पास अभी ज्यादा ताकत या पैसा है, क्या वो इस बदलाव को आसानी से होने देंगे? शायद नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या जनता इस नए अपरिचित सिस्टम पर भरोसा करेगी? भरोसा जीतना सबसे मुश्किल होगा। और आर्थिक चुनौतियां, खासकर बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में। हाँ, वो भी गंभीर हैं। एक तो आर्थिक अस्थिरता का खतरा है। पुरानी व्यवस्था से नई में जाने का संक्रमण काल, वो ट्रांजिशन पीरियड, बहुत अस्थिर हो सकता है। फिर संसाधनों का आवंटन, बिना बाजार और मुनाफे के ये कैसे तय होगा कि कौन से संसाधन कहाँ और कितने लगे? क्या सरकार ये सब तय कर पाएगी कुशलता से? और सबसे बड़ा सवाल, वैश्विक एकीकरण। जब बाकी दुनिया पैसे पे चल रही है, तो नेपाल की ये समय आधारित अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे करेगी? आयात निर्यात कैसे होगा? ये एक पहेली है। और आलोचक क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन है कि इस पर तीखी बहस होगी। निश्चित रूप से, और होनी भी चाहिए। आलोचकों के कई बुनियादी सवाल हैं। पहला, क्या ये तकनीकी रूप से संभव भी है? क्या इतना बड़ा जटिल सिस्टम बनाया जा सकता है? दूसरा, अगर सबको बराबर वेतन मिलेगा तो लोग मुश्किल या ज्यादा मेहनत वाले काम क्यों करेंगे? प्रेरणा, इंसेंटिव कहाँ से आएगा? क्या इससे उत्पादकता कम नहीं होगी? ये बहुत अहम सवाल है। और एक नौसिखिए के 1 घंटे की कीमत बराबर कैसे हो सकती है? क्या ये न्याय संगत है? और चौथा, क्या ये प्रणाली निष्पक्ष रह पाएगी या इसमें भी सत्ता का खेल और भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी? आखिर इसे चलाएंगे तो इंसानी। ये सभी बहुत जायज चिंताएं हैं। क्या स्रोत इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रास्ता सुझाते हैं? कोई रणनीति? हाँ, कुछ रणनीतियों का जिक्र है, हालांकि वो भी आसान नहीं है। जैसे चरणबद्ध कार्यान्वयन, पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स से शुरुआत करना, धीरे धीरे सीखना और सुधारना। दूसरा, व्यापक जन जागरूकता और शिक्षा, लोगों को इस नई प्रणाली के बारे में समझाना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उन्हें साथ लेना। और तकनीकी और सरकारी स्तर पर? हाँ, मजबूत तकनीकी और नियामक ढांचा बनाना होगा। सरकार को टेक्नोलॉजी और नियमों के मामले में पूरी तरह तैयार रहना होगा। फूल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दूसरे देशों के साथ मिलकर रास्ते खोजना, खासकर व्यापार और एकीकरण के मुद्दों पर। अकेले शायद ये संभव ना हो। तो आज हमने नेपाल के लिए प्रस्तावित इस कलकीस्ट मैनिफेस्टो की तहों को खोलने की कोशिश की। एक क्रांतिकारी विचार जहां पैसा नहीं, समय ही मुद्रा है। हर काम का मूल्य बराबर है। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि कलयुग को समाप्त कर सतयुग लाने का एक दार्शनिक दावा भी करता है। हाँ, हमने देखा कि ये कैसे मौजूदा पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी मॉडलों की कथित असफलताओं, खासकर असमानता और पर्यावरणीय क्षति का जवाब देने की कोशिश करता है। हमने इसके काम करने के तरीके, डिजिटल समय क्रेडिट्स, यूनिवर्सल बेसिक एम्प्लॉयमेंट को समझा। इसके बड़े लक्ष्य देखे, आर्थिक और लैंगिक समानता, तकनीकी बेरोजगारी से मुक्ति और स्थिरता। नेपाल के विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा देखी और सबसे महत्वपूर्ण, इसे हकीकत बनाने की राह में खड़ी विशाल चुनौतियों और आलोचनाओं को भी परखा। ये सब सुनने के बाद एक बुनियादी सवाल मेरे मन में घूम रहा है। समाज में किसी चीज का मूल्य, वैल्यू, आखिर तय कैसे होता है? क्या हम वाकई किसी काम के योगदान को पैसे के चश्मे से हटाकर सिर्फ उसमें लगे समय से माप सकते हैं? क्या 1 घंटे की देखभाल का मूल्य 1 घंटे के सॉफ्टवेयर कोड लिखने के बराबर हो सकता है समाज के लिए? ये एक गहरा सवाल है। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का बुनियादी ढांचागत बदलाव, मुद्रा बदलना, मूल्य की परिभाषा बदलना, रोजगार की गारंटी देना, हमारी आज की जटिल, एक दूसरे से जुड़ी वैश्वीकृत दुनिया में सचमुच संभव है? कलकिस्ट मैनिफेस्टो, चाहे व्यवहारिक हो या ना हो, हमें मजबूर करता है कि हम अर्थव्यवस्था, समानता, अपने काम के मतलब और अपने साझा भविष्य के बारे में गहराई से और शायद ज्यादा ईमानदारी से सोचें। सोचने पे मजबूर तो करता ही है।